दफन 76। सफेद दीवारों में सन्नाटा पसरा था। आईसीयू के भीतर चारों तरफ मॉनिटर की धीमी बीप और दवाइयों की गंध थी। बेड पर माहिरा एकदम शांत पड़ी थी, आंखें बंद, चेहरा उतना ही निष्पाप जितना उस दिन था जब उसे मिट्टी के नीचे से निकाला गया था। एसीपी मुकेश ने आईसीयू के बाहर खड़े डॉक्टर को देखा। माहिरा की हालत, उसकी आवाज सख्त थी लेकिन आंखें थोड़ी चिंता से भरी। डॉक्टर ने चाट पलटते हुए जवाब दिया, शरीर स्थिर है, सभी वाइटल्स कंट्रोल में हैं, लेकिन दिमाग। वो थोड़ी देर रुका। मुकेश उसी सख्ती से बोली, सीधा कहिए डॉक्टर। डॉक्टर अब जल्दी से कहने लगा, वो अभी भी कोमा में है मैडम, गहरी कोमा में। ईईजी रिपोर्ट कहती है कि मस्तिष्क में न्यूनतम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। मुकेश की भौहें तन गईं। मतलब? डॉक्टर संयमित स्वर में जवाब देता है, मतलब उसका शरीर यहाँ है पर दिमाग शायद कहीं और यात्रा कर रहा है। एसीपी मुकेश कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से आईसीयू का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। धीमे कदमों से माहिरा के बगल में खड़ी होकर कुछ क्षण उसे देखा। उसकी सांसें धीमी थीं, चेहरे पर न कोई शिकन न कोई हलचल, मानो किसी और संसार में उसकी आत्मा अटकी हो। मुकेश ने फाइल को देखा, प्रोफेसर हामिद की भांजी। फिर मन में बुदबुदाए, तुम भी रहस्यों से घिरी हो और वो भी अनिकेत। इसके बाद मुकेश बाहर निकली और डॉक्टर को फिर से आदेश दिया, उसके आसपास किसी अजनबी को मत जाने देना और हर 2 घंटे में ईईजी रिपोर्ट अपडेट मेरे पास पहुंचे। डॉक्टर हामी में सर हिलाता कहता है, यस माम। फिर वह वहां खड़े जॉन की तरफ घूरते हुए बोली, अब अगर माहिरा भी इसी अवस्था में है और प्रोफेसर अनिकेत भी, तो ये एक इत्तेफाक नहीं और मुझे उसकी जड़ तक पहुंचना है। कहती आगे बढ़ जाती है। एसीपी मुकेश की तहकीकात अब शुरू हो चुकी थी। वह हर एक बिंदु, हर एक छोटे छोटे पहलू को समझना चाहती थी। सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था, लेकिन मुकेश की जांच सुबह के पहले पहर से ही शुरू हो चुकी थी। फाइलें, गवाह, कॉल रिकॉर्ड, जीपीएस डेटा और उसमें झूठ की परतों को हटाने की जिद सी थी। वह सीन पर पहुंचने के बाद सबसे पहले केस की घटनाओं की टाइमलाइन खड़ी करती है। हर व्यक्ति से कड़ाई से पूछताछ करती है, सवाल घुमा फिराकर नहीं, सीधे तरीके से पूछती है। यहाँ तक कि डॉक्टर, गार्ड, वार्ड बॉय, जूनियर स्टाफ सभी से अलग अलग बयान लेकर बयान क्रॉस मैच करती है। एसीपी मुकेश की इंक्वायरी शुरू हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब वह संदेह, सख्ती और नियंत्रण की वही धार लौट चुकी थी जिसके लिए वो जानी जाती थी। सिविल ड्रेस में काम कर रही उसकी टीम घटनास्थल, हॉस्पिटल और आसपास के इलाकों में पहले से तैनात थी। मुकेश टेक्नोलॉजी का भी बेहतरीन इस्तेमाल करती है। वह साइट के सीसीटीवी फुटेज के साथ मोबाइल लोकेशन डेटा भी खंगालती है, फिर आसपास के गांवों से चश्मदीद लोगों के बयान लेने टीम को भेजती है। अनिकेत, ध्रुव और साहिल के लैपटॉप, मोबाइल, दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच भी कराने का आदेश देती है। उसका कहना था, मैं सपनों की बात नहीं सुनती, मुझे वो एसडी कार्ड चाहिए जिसमें उनकी हर मीटिंग रिकॉर्ड हो। मुकेश ने अपनी जांच को 2 हिस्सों में बांट दिया और 2 स्तरों पर जांच का आदेश दिया था। पहला, ध्रुव और साहिल की खोज के लिए एसीपी मुकेश ने एक टीम को राजस्थान और काशी दोनों लोकेशन पर भेजा था। उसने रेडियो पर अपनी टीम से कहा, ध्रुव और साहिल दोनों का लोकेशन ट्रेस करो। साहिल अभी तक लापता है और ध्रुव का कोई डिजिटल ट्रेस नहीं। इसका मतलब या तो वो गायब किया गया है या खुद गायब हुआ है। दोनों की कॉल डिटेल्स, पिछले लोकेशन और जिनसे वो आखिरी बार मिले, उन सभी को खंगालो। उस वक्त उसकी आंखों में एक सख्त चमक थी जिसके लिए वह जानी जाती थी। वह अभी भी सख्ती से कह रही थी, मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगे, पर अगले 72 घंटे में मुझे इन दोनों की जिंदा लोकेशन चाहिए। इसके बाद उसका दूसरा टारगेट अनिकेत था। इससे उसने अनिकेत की हकीकत जानने का आदेश भी जारी किया। मुकेश किसी भी घटना को भावनाओं या अफवाहों के आधार पर नहीं मानती। उसके लिए सबूत ही सबसे बड़ा सच होते। मुकेश की टीम 3 फेज में काम करने का लक्ष्य तय करती है। प्री इंसिडेंट की अनिकेत कब आया, किससे मिला, किसके साथ गया, माहिरा कैसे मिली,
ड्यूरिंग इंसिडेंट की किसने अनिकेत को आखिरी बार सचेत अवस्था में देखा? पोस्ट इंसिडेंट की किसने उसे सबसे पहले अचेत देखा, उसे उठाया, हॉस्पिटल तक पहुंचाया? मुकेश जानती थी कि अनिकेत कोई आम आदमी नहीं है, लेकिन उसकी अवस्था, मेडिकल रिपोर्ट और जो बातें जॉन और शेखावत कह रहे थे वो किसी भी लॉजिकल पुलिस जांच के दायरे से बाहर जा रही थीं। इसलिए उसने अपना सबसे भरोसेमंद अंडरकवर अफसर चुना, एसआई सुजाता कश्यप। सुझी, मुकेश ने धीमे स्वर में उसे एक फोल्डर थमाया। इस आदमी के बारे में सब पता करो, उसका दिल्ली का इतिहास, उसके किसी भी संदिग्ध प्रोजेक्ट का लिंक, उसका रिसर्च, यहाँ तक कि वो लैब भी जो बंद पड़ी है, और ध्यान रहे मुझे रिपोर्ट चाहिए, एक्सक्यूज नहीं। सुजाता भी उसी तरह आदेश लेती तुरंत निकल जाती है। अब वह आगे का सोचती है। ये केस अब उलझता जा रहा है, ये कोई आम लापता व्यक्ति का मामला नहीं रहा। एक लड़की ताबूत में मिलती है, एक आदमी चेतना में जाकर गायब है, और सब कुछ ऐसे नामों से जुड़ा है जो रहस्य की बजाय इतिहास से लगते हैं। एसीपी मुकेश हॉस्पिटल के बाहर रुकती है। वह मोबाइल पर अंतिम कॉल करती है। सभी रिपोर्ट्स रोज शाम मुझे चाहिए, और अगर कोई भी आध्यात्मिक या रहस्यमयी बात सामने लाओगे तो याद रखना, मैं उसे सबसे पहले तुम्हारे सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करवाऊंगी। ये सुनते फोन के दूसरे साइड पुलिस वाला कांप जाता है। उसे पता था इस तरह की धमकी का साफ मतलब था उसका पागल घोषित होना। एसीपी मुकेश मानती है कि अगर कोई तंत्र, साधना या परालौकिक चीज चल रही है तो उसके पीछे या तो कोई मास माइंड है, या कोई हाई स्केल साजिश, या तो कोई जानबूझकर इस परालौकिक भ्रम को फैला रहा है, या किसी गहरे रैकेट का पर्दा है जिसमें दुर्लभ चीजों की तस्करी हो रही है। जॉन को लेकर भी उसके मन में ढेरों प्रश्न थे। वह खुद से ही कहती है, ये रिसर्चर है या कोई और एजेंडा है इसके पास? ये कौन से उपकरण लेकर घूमता रहता है? कोई आत्मा नहीं होती, जो होता है वो माइंड गेम होता है, और इस माइंड गेम के पीछे कोई मास्टरमाइंड जरूर है। मुकेश अब केस को तर्क से चलाना चाहती है, पर वो कहा जानती थी कि कहानी तो अब तर्क के दायरे में नहीं रही। अपने केबिन में लौटकर कमरे की मेज पर फैले दस्तावेजों के बीच मुकेश की तेज निगाहें एक एक कागज पर ऐसे दौड़ रही थी जैसे वे सिर्फ शब्द नहीं, छुपे हुए संकेत पढ़ रही हों। मुकेश उस फाइल को पढ़ रही थी, तभी एक इमरजेंसी कॉल आता है। ऑन कॉल सिपाही घबराए आवाज में कह रहा था, मैडम एक अजीब बात हुई है। प्रोफेसर अनिकेत को प्राइवेट हॉस्पिटल ट्रांसफर किया जा रहा था, लेकिन वो गायब हो गए हैं। मुकेश बुरी तरह चौंक कर उठती है। एक तरफ वह केस सुझाने चली थी और उस पर यह हो गया। वह उसी सख्ती से चीखी, क्या मतलब गायब हो गए? तुम लोग साथ थे न? सिपाही घबराया हुआ कहने लगा, जी शेखावत सर भी साथ थे, लेकिन वे बेहोश पाए गए और अनिकेत जी स्ट्रेचर से बस गायब मिले। मुकेश के तेवर और भी सख्त हो चले थे। वह तेज स्वर में कहने लगी, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? एम्बुलेंस से इंसान गायब हो जाए और किसी को पता न चले। सिपाही मिमियाता हुआ कहने लगा, मैडम हमने जांच की गाड़ी में लगे सीसीटीवी फुटेज में उस पर सिर्फ झिलमिलाहट है, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मुकेश अब भड़की हुई थी। उसके सामने केस अब नियंत्रण से बाहर होता प्रतीत हो रहा था। मुकेश सख्त स्वर में कहने लगी, मैंने पहले ही कहा था कि चूक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वह फोन काटकर एक विशेष यूनिट को कॉल करती है। डीसीपी ऑफिस से कहो, एक स्पेशल ऑब्जर्वेशन टीम चाहिए मुझे। हर तरफ से उलझी मुकेश क्या कोई सुराग खोज पाएगी? जानने के लिए आगे कमेंट जरूर करे। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपने मित्रों से साझा करना न भूले। धन्यवाद।